राजकीय विधि महाविद्यालय बूंदी में आप सभी का स्वागत है। मैं इंद्रचंद कुमावत, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय बूंदी। पिछले वीडियो में हमने परिनियमदार तथा परिनियमकार के अधिकारों के विषय में पढ़ा था। आज का हमारा विषय है अभिकरण की संविदा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। अभिकरण की संविदा क्या है तथा अभिकरण की संविदा में किन किन आवश्यक तत्वों का होना आवश्यक है के विषय में पढ़ेंगे। अभिकरण की संविदा एक विशिष्ट संविदा है तथा अभिकरण की संविदा के बारे में प्रावधान भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 182 से 238 के अंतर्गत किए गए हैं। सामान्यतः ये नियम है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने सभी कार्य स्वयं करने चाहिए। तो सामान्य नियम क्या है? प्रत्येक व्यक्ति को अपने कार्य स्वयं ही करने चाहिए, परंतु व्यवहारिक रूप में ऐसा संभव नहीं है। विशेषकर व्यापारिक क्षेत्र में तो ये संभव ही नहीं है। अतः विभिन्न तरह की सेवाओं के लिए कई व्यक्तियों की सहयोग की आवश्यकता होती है। तो व्यापारिक क्षेत्र में अकेला व्यक्ति स्वयं कार्य नहीं कर सकता, उसको विभिन्न व्यक्तियों की सहायता की आवश्यकता पड़ती है, सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। इन व्यक्तियों में अभिकर्ता एजेंट हो सकता है, नौकर हो सकता है, ठेकेदार हो सकता है। भारतीय संविदा अधिनियम में अभिकरण को परिभाषित नहीं किया गया है। धारा 182 में अभिकर्ता और मालिक को परिभाषित किया गया है। धारा 182 के अनुसार अभिकर्ता व मालिक किसे कहते हैं का हम अवलोकन करते हैं। धारा 182 के अनुसार अभिकर्ता वह व्यक्ति है जो किसी अन्य की ओर से कोई कार्य करने के लिए या पर व्यक्तियों से व्यवहारों में किसी अन्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियोजित है। तो अभिकर्ता वह व्यक्ति है जो किसी अन्य की ओर से कोई कार्य करने के लिए या पर व्यक्तियों से व्यवहारों में किसी अन्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियोजित है। तो धारा 182 के अनुसार अभिकर्ता वह व्यक्ति है जो किसी अन्य का कार्य करने के लिए, किसी अन्य की ओर से कोई कार्य करने के लिए या पर व्यक्तियों से व्यवहारों में किसी अन्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियोजित किया जाता है, उसे अभिकर्ता कहते हैं। वह व्यक्ति जिसके लिए ऐसा कार्य किया जाता है या जिसका इस प्रकार से प्रतिनिधित्व किया जाता है वह मालिक कहलाता है, प्रिंसिपल कहलाता है। तो वह व्यक्ति जिसके लिए ऐसा कार्य किया जाता है या जिसका इस प्रकार से प्रतिनिधित्व किया जाता है उसको मालिक कहते हैं। अभिकर्ता की उपयुक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि अभिकर्ता एक प्रकार से मालिक का प्रतिनिधित्व है। तो अभिकर्ता क्या है? मालिक का प्रतिनिधि है, जिसे मालिक द्वारा सौंपे गए कार्य को करने और मालिक की ओर से पर व्यक्तियों द्वारा विधिक संबंध स्थापित करने की शक्ति प्राप्त है। जिसे मालिक की ओर से कार्य करने तथा मालिक द्वारा सौंपे गए कार्य को करने तथा पर व्यक्तियों द्वारा विधिक संबंध स्थापित करने की इसको शक्ति प्राप्त होती है। अभिकर्ता मालिक की ओर से अन्य व्यक्तियों के साथ संविदात्मक संबंध स्थापित करता है। तो अभिकर्ता क्या करता है? मालिक की ओर से अन्य व्यक्तियों के साथ संविदात्मक संबंध स्थापित करता है। जो धारा 182 में अभिकर्ता की परिभाषा दी गई है बहुत ही विस्तृत परिभाषा है। इसमें नौकर व मजदूर शामिल नहीं है। नौकर, मजदूर, ऐसे ठेकेदार धारा 182 की जो अभिकर्ता की परिभाषा है उसमें शामिल नहीं है। अभिकर्ता तथा किसी अन्य व्यक्ति में जो मुख्य भिन्नता या अंतर है वह यह है, अभिकर्ता एक प्रकार का प्रतिनिधित्व है जिसे मालिक के पर व्यक्ति के साथ विधिक संबंध स्थापित करने की शक्ति होती है।
तो अभिकर्ता को हम अन्य व्यक्तियों से अंतर करें तो जो मुख्य अंतर है वह यह है कि अभिकर्ता एक प्रकार से क्या है, प्रतिनिधि है, जिसे मालिक के पर व्यक्तियों के साथ विधिक संबंध स्थापित करने की शक्ति होती है, जिसे मालिक की ओर से पर व्यक्तियों के साथ विधिक संबंध स्थापित करने की शक्ति होती है। कृष्ण बनाम गणपति AIR 1955 मद्रास के केस में मद्रास उच्च न्यायालय ने अभिकर्ता के संबंध में कहा है कि विधिक दृष्टि से प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति के लिए कार्य करता है, तो विधिक दृष्टि से प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो किसी अन्य के लिए कार्य करता है अभिकर्ता नहीं कहलाता है। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या कहा, प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो अन्य की ओर से कार्य कर रहा है वह अभिकर्ता नहीं है। एक घरेलू नौकर मालिक की सेवा करता है, एक मजदूर दूसरे की खेती, दुकान, फैक्ट्री, खान या सड़क पर काम करता है, वह अभिकर्ता नहीं है, क्योंकि किसी को मालिक के लिए किसी पर व्यक्ति के साथ व्यवहार करने की शक्ति नहीं है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को मालिक के पर व्यक्तियों के साथ विधिक संबंध स्थापित करने की शक्ति नहीं है। इसी कारण से वह अभिकर्ता नहीं है। अभिकर्ता केवल उसी व्यक्ति को कहा जा सकता है, अभिकर्ता केवल उसी व्यक्ति को कहा जा सकता है जिसे मालिक के लिए व्यापारिक वार्तालाप अर्थात मालिक की ओर से संविदा करने के लिए, संविदा की शर्तों में परिवर्तन करने के लिए और संविदा को समाप्त करने की अगर जो शक्ति होती है तो उसे ही हम अभिकर्ता कहेंगे। तो अभिकर्ता का अगर हम नौकर की बात करें, नौकर से या किसी मजदूर से या ठेकेदार से जो अंतर करें तो वही होता है कि अभिकर्ता एक प्रतिनिधि होता है तथा वह मालिक की ओर से पर व्यक्तियों के साथ संबंध स्थापित करने की अभिकर्ता में शक्ति होती है। इसी कारण से अभिकर्ता नौकर और ठेकेदार में से भिन्न माना गया है। अभिकर्ता तथा मालिक की उपयुक्त परिभाषा के आधार पर हम अभिकरण को इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि अभिकरण से आज से मालिक द्वारा अपना अभिकर्ता नियुक्त करने के परिणाम स्वरूप मालिक एवं अभिकर्ता के बीच में एक वैधानिक संबंध उत्पन्न हो जाता है। तो मालिक द्वारा अभिकर्ता नियुक्त किया जाता है, उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, मालिक तथा अभिकर्ता के बीच में वैधानिक संबंध उत्पन्न हो जाता है और इस संबंध को ही अभिकरण एजेंसी के नाम से जाना जाता है। तो अभिकरण को हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि जब मालिक अभिकर्ता नियुक्त करता है तो मालिक तथा अभिकर्ता के बीच में वैधानिक संबंध उत्पन्न हो जाते हैं और इस संबंध को ही अभिकरण एजेंसी के नाम से जाना जाता है। लून करण बनाम जॉन एंड कंपनी AIR 1967 इलाहाबाद के बाद में न्यायाधीश धवन ने अभिकरण के संबंध में निम्न विचार व्यक्त किए। अभिकरण संबंधों की वास्तविक प्रकृति पर निर्भर है। न्यायालय ने क्या किया, अभिकरण संबंधों की वास्तविक प्रकृति पर निर्भर है। पक्षकारों द्वारा अभिकरण अनुबंध या अभिकर्ता शब्दों के प्रयोग से ही अभिकरण संबंध स्थापित नहीं हो जाता। अगर पक्षकार किसी को अभिकर्ता के नाम से बोलता है तो बोलने मात्र से ही अभिकरण के संबंध स्थापित नहीं हो जाते। पक्षकारों द्वारा प्रयुक्त शब्द से नहीं बल्कि संबंधों की वास्तविक प्रकृति से अभिकर्ता के कार्य की ओर ध्यान लगाना चाहिए। तो न्यायालय ने यह कहा कि केवल अभिकर्ता बोलने मात्र से ही वह अभिकर्ता नहीं हो जाता। क्या हो जाए कि संबंधों की, मालिक तथा अभिकर्ता के बीच में वास्तविक संबंधों की प्रकृति का निर्धारण करने से ही कोई व्यक्ति अभिकर्ता है नहीं, इसका निर्धारण किया जाता है। अब हम देखते हैं कि एक अभिकरण की संविदा में कौन कौन से आवश्यक तत्वों का होना आवश्यक है। तो इसका प्रथम आवश्यक तत्व है मालिक अभिकर्ता नियुक्त करने के लिए सक्षम होना चाहिए। तो धारा 183 के तहत ये प्रावधान किया गया है कि अभिकर्ता कौन नियोजित कर सकता है, अभिकर्ता कौन नियोजित कर सकता है। अभिकर्ता धारा 183 के अनुसार अभिकर्ता वह व्यक्ति नियुक्त कर सकता है जो वयस्क हो और स्वच्छित मस्तिष्क का हो। तो अभिकर्ता केवल वही व्यक्ति नियोजित कर सकता है जो वयस्क हो और स्वच्छित मस्तिष्क का हो। तो वयस्क के तात्पर्य है जिसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, और स्वच्छित मस्तिष्क का व्यक्ति वही होता है जिसे भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 12 के तहत परिभाषित किया गया है। अतः
अतः मालिक तभी अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है जब वह वयस्क हो और स्वच्छित मस्तिष्क का हो। दूसरा जो आवश्यक तथ्य है, अभिकर्ता किससे नियुक्त किया जा सकता है। इस संबंध में प्रावधान संविदा अधिनियम की धारा 184 में किया गया है, जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति अभिकर्ता हो सकता है। तो धारा 183 में कहा जाता है भाई मालिक तभी अभिकर्ता नियोजित कर सकता है जब वह वयस्क हो तथा स्वैच्छिक हो। तो मालिक अभिकर्ता जब भी नियुक्त कर सकता है जब वह क्या हो, वयस्क हो और स्वैच्छिक हो। परंतु धारा 184 में अभिकर्ता किसे नियुक्त किया जा सकता है। धारा 184 के अनुसार अभिकर्ता किसी भी व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है। अतः अभिकर्ता वयस्क भी हो सकता है, अवयस्क भी हो सकता है, स्वैच्छिक भी हो सकता है, अस्वैच्छिक व्यक्ति भी हो सकता है। परंतु यदि एजेंट को मालिक के प्रति उत्तरदायी बनाना हो, वहां पर एजेंट का भी वयस्क और स्वैच्छिक होना आवश्यक है। अगर एजेंट को मालिक के प्रति उत्तरदायी बनाना हो, वहां पर एजेंट को वयस्क और स्वैच्छिक होना आवश्यक है। वैसे अभिकर्ता कोई भी व्यक्ति नियोजित किया जा सकता है, चाहे वह वयस्क हो चाहे वह अवयस्क हो। तीसरा है, अभिकरण के सर्जन के लिए प्रतिफल की आवश्यकता नहीं है। तो भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 25 में ये प्रावधान किया गया है कि बिना प्रतिफल के करार शून्य होते हैं। केवल अपवादों को छोड़कर बिना प्रतिफल के किए गए करार शून्य होते हैं। परंतु अभिकरण की एजेंसी भी इसका अपवाद है। धारा 185 के अनुसार अभिकरण के सर्जन के लिए कोई प्रतिफल की आवश्यकता नहीं है। अतः अभिकरण की सुविधा बिना प्रतिफल के भी वैध है। यह आवश्यक नहीं कि अभिकर्ता को जिस कार्य के लिए नियोजित किया गया है उसको उसके लिए पारिश्रमिक दिया जाओ, वह बिना पारिश्रमिक के भी कार्य कर सकता है। अतः बिना पारिश्रमिक के भी अभिकरण की सुविधा वैध सुविधा कहलाती है। स्वतंत्र सहमति का होना आवश्यक है। सामान्य सुविधा की भांति भी अभिकरण की सुविधा में भी स्वतंत्र सहमति का होना आवश्यक है। अगर स्वतंत्र सहमति नहीं है तो वह करार शून्यकरणीय होता है। और स्वतंत्र सहमति का वही अभिप्राय है जिसे भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 14 में परिभाषित किया गया है। अतः अभिकरण की सुविधा के लिए भी स्वतंत्र सहमति का होना आवश्यक है। नेक्स्ट इसका आवश्यक तत्व है विधिपूर्ण उद्देश्य व विधिपूर्ण प्रतिफल होना चाहिए। तो अभिकरण की सुविधा के लिए विधिपूर्ण उद्देश्य एवं विधिपूर्ण प्रतिफल होना चाहिए। अगर अभिकरण का उद्देश्य एवं प्रतिफल विधि विरुद्ध है तो वो सुविधा शून्य सुविधा कहलाएगी या वह वैध सुविधा नहीं होगी। अतः अभिकरण के लिए विधिपूर्ण उद्देश्य एवं विधिपूर्ण प्रतिफल होना चाहिए। जिस कार्य के लिए अभिकर्ता नियोजित किया गया है वह कार्य विधिपूर्ण होना चाहिए एवं जो प्रतिफल उस अभिकर्ता को दिया जाता है वह भी विधिपूर्ण होना चाहिए। कौन से उद्देश्य एवं प्रतिफल विधिपूर्ण होते हैं या कौन से विधिपूर्ण नहीं होते, इस संबंध में प्रावधान भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 23 में किए गए हैं। अतः अभिकरण का उद्देश्य वह प्रतिफल विधिपूर्ण होना चाहिए, विधि विरुद्ध नहीं होना चाहिए। तो अब हम दोबारा इसके आवश्यक तत्वों का अवलोकन करते हैं। अभिकरण के आवश्यक तत्व, एक अभिकरण की सुविधा में किन किन आवश्यक तत्वों का होना चाहिए। प्रथम तो मालिक अभिकर्ता नियुक्त करने के लिए सक्षम होना चाहिए, वह वयस्क होना चाहिए, स्वैच्छिक व्यक्ति होना चाहिए। अभिकर्ता किसे नियोजित किया जा सकता है, अभिकर्ता किसी भी व्यक्ति को नियोजित किया जा सकता है, वह वयस्क भी हो सकता है, अवयस्क भी हो सकता है। परंतु अगर एजेंट को मालिक के प्रति उत्तरदायित्व बनाना हो तो अभिकर्ता का भी वयस्क और स्वैच्छिक होना चाहिए। अभिकरण के सृजन के लिए प्रतिफल की आवश्यकता नहीं होती है, बिना प्रतिफल के भी अभिकरण की सुविधा हो सकती है। अभिकरण में स्वतंत्र समिति का होना आवश्यक है तथा अभिकरण के लिए विधिपूर्ण उद्देश्य एवं विधिपूर्ण प्रतिफल का होना आवश्यक है, तभी वह अभिकरण की सुविधा वैध सुविधा कहलाएगी। थैंक यू।